हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको प्रश्नावली 1A.2 में बताऊंगा समुच्चय के प्रकार। तो देखिए, समुच्चय कुल मिला के निम्न प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये जो समुच्चय है या फिर ये जो सेट है ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या नाम है। तो इसमें मैं पहला नंबर जो देखिए इसका पहला पॉइंट डालता हूँ इसमें। तो पहला है आपका एकल समुच्चय। अब इस एकल समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में सिंगल सेट भी बोलते हैं, सिंगलटन सेट भी कहा जाता है इसको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगलटन और या फिर इसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट सेट, या फिर हम लोग इसमें कह सकते हैं कि वन पॉइंट सेट। तो इस प्रकार से देखिए एकल समुच्चय होता है। अब इसका डेफिनेशन होता है कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। एक ही अवयव हो का मतलब है कि इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई एक ही डिजिट होता है, कोई भी एक ही संख्या होगा या फिर कोई एक ही अक्षर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट या फिर हिंदी में एकल समुच्चय। तो देखिए मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ इसका। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं उदाहरण में ले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले तो 0 भी हो सकता है, ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट हम लोग लिख सकते हैं, मान के चलिए इसके अंदर 9 भी हो सकता है, या फिर मान के चलिए इसके अंदर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। ऐसा करके आप ले सकते हैं। जो कुछ भी होगा इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर कोई, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इस ब्रैकेट के अंदर कोई एक ही अक्षर या एक ही संख्या हो सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, एकल समुच्चय या फिर अंग्रेजी में सिंगलटन और यूनिट और वन पॉइंट सेट कहते हैं। अब ये आपका पहला सेट के बारे में आपको जानकारी हो गया है। अब इसमें देखिए जैसे कि इसमें और एक भी एग्जाम्पल है, जैसे कि भारत की महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, उसका जो सेट है। तो देखिए प्रधानमंत्री एक ही होता है, तो इस प्रकार से उसमें भी ये सब आप बिंदु डाल सकते हैं। किसी समतल में दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का समुच्चय, क्योंकि दो रेखा जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, जैसे दो रेखा ले लिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है इस बिंदु को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एकल समुच्चय कह सकते हैं। अब चलिए उसके बाद मैं दूसरे इसका जो दूसरा सेट है उसके तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो दूसरे पॉइंट पे मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट डालता हूँ इसमें, रिक्त समुच्चय। देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कि रिक्त समुच्चय मतलब, रिक्त मतलब क्या होता है, खाली समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए रिक्त समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में एम्प्टी सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट इसमें मैं लिख देता हूँ। अब इसका डेफिनेशन है कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो और जिसका कोई सदस्य नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय या समुच्चय, शून्य समुच्चय भी कहा जाता है इसको। अब ये देखिए रिक्त समुच्चय, इस रिक्त समुच्चय को ही शून्य समुच्चय कहते हैं और इसे फाई के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे फाई से दर्शाया जाता है। तो इसे फाई से दर्शाया जाता है। फाई का देखिए कुछ इस प्रकार का निशान होता है, इसको फाई बोलते हैं। अब इसमें देखिए मैं यहाँ पे अगर नोट करूँ कि किसी विद्यार्थी में कोई भी ठीक है, कोई भी विद्यार्थी उपस्थित नहीं है किसी क्लास में, तो मैं यहाँ पे मान के चलो लिख सकता हूँ C = 5। मतलब C क्या है, देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों का एक सेट है, उस सेट का नाम मैं C दे दिया। तो उस क्लास में कोई नहीं है इसलिए यहाँ पे 5 दे दिया। तो इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। अब मैं इसमें और भी एक दो एग्जाम्पल लेके आपको बता सकता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ये जो मैं आपको एक उदाहरण दिया हूँ। अब देखिए ये सेट को मैं, ये 5 को इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से C = 5 सेट इस प्रकार से होगा। मान के चले कोई सेट A है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग इसको भी इस प्रकार से
दर्शा सकते हैं। तो बहुत आसान है, मतलब कोई भी इसमें एलिमेंट, मतलब ये देखिए सेट के अंदर जो एक संख्या दो संख्या रहता है उसी को उस समुच्चय या फिर उस सेट का एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें तीसरा पॉइंट की ओर आगे बढ़ूँगा। तो इसमें देखिए इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका तीसरा नंबर में मैं इसमें नोट करता हूँ शांत या फिर परिमित समुच्चय। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ शांत या परिमित समुच्चय। अब ये जो शांत या परिमित समुच्चय है इसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते फाइनाइट सेट। ये देखिए इसको कह सकते फाइनाइट सेट। अब इसके नाम से देखिए, नाम से शांत या परिमित समुच्चय, ठीक है, इसको हम लोग तो परिमित मतलब और शांत मतलब होता है जो फिक्स हो चुका है, ठीक है, जो और परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसका मान एकदम फिक्स है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट अंग्रेजी में, और हिंदी में परिमित समुच्चय कह सकते हैं। इसमें आप इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत बार हिंदी में भूलना होता है, लेकिन इंग्लिश में करेक्ट आपको याद रहेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई सेट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें कोई सेट ले रहा हूँ जो स्वरों की एक सेट ले रहा हूँ। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि स्वर 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इस प्रकार से ये फिक्स है, ठीक है, तो इसलिए ये परिमित समुच्चय होगा, मतलब परिमित सेट होगा। क्योंकि देखिए जो एक सेट लिया हूँ मैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इसका नाम ए है, और इसमें स्वर की 5 ही हो सकता है, ठीक है, स्वरों का एक सेट लिया तो 5 ही हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, इसलिए ये फिक्स है, इसलिए इसको हम लोग परिमित समुच्चय कह सकते हैं। चलिए मैं इसके बाद और आपको इसका नेक्स्ट जो और एक सेट है उसके बारे में बताऊंगा। परिमित सेट के बाद चौथा नंबर पॉइंट मैं इसमें नोट करता हूँ। अब चौथा नंबर में इसका होगा अपरिमित या अनंत समुच्चय। तो ये जो अपरिमित और अनंत समुच्चय है, अपरिमित या अनंत समुच्चय, अब देखिए यहाँ पे जो ये अपरिमित और अनंत समुच्चय है इसको इंग्लिश में हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये जो इनफाइनाइट सेट है ये वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनंत हो, और क्योंकि नाम में है अपरिमित मतलब जो फिक्स नहीं है, और अनंत मतलब आप लोग जानते हो जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं अपरिमित या अनंत समुच्चय। वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनंत हो अपरिमित या अनंत समुच्चय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आपको उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे कि देखिए क्या क्या चीज़ अनंत होता है दुनिया में। अब यहाँ पे देखिए आकाश में तारों का जो समुच्चय है, ठीक है, आकाश में तारों का जो समुच्चय है वो क्या होगा, अपरिमित होगा। इसलिए इस प्रकार का जो बहुत सारे चीज़ होंगे, ठीक है, आकाश में तारों का समुच्चय ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। उसके बाद दूसरा हम लोग ले सकते हैं कि सम संख्याओं का जो सेट है, ठीक है, सम संख्या हम लोग बता नहीं सकते कहाँ तक सम संख्या है। तो अगर कुछ लिमिट दे देते कि 10 तक कितना सम संख्या है या फिर 100 तक कितना सम संख्या है तो हम लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर बता दे कि कुल मिला के कितना सम संख्या होता है तो हमको बताने में दिक्कत होगा। तो ये सब एग्जाम्पल जो है वो अपरिमित या अनंत समुच्चय होगा। अब उसके बाद देखिए इसके बाद वाला जो 5वां पॉइंट में मैं लूँगा सेट, वो है आपका समान और तुल्य समुच्चय। तो समान और तुल्य समुच्चय, तो देखिए ये 2 प्रकार के सेट इसमें हैं। तो पहला मैं 5वां नंबर में ले लूँगा समान समुच्चय। तो समान समुच्चय को हम लोग इसमें वर्ड यूज़ करते हैं। समान समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी में इक्वल सेट भी कहते हैं। तो देखिए इंग्लिश में इसको इक्वल सेट कहते हैं। और ये जो सेट है देखिए इसमें जो दोनों सेट, ठीक है, समान समुच्चय मतलब इक्वल सेट, मतलब 2 सेट लेंगे हम लोग, वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे मैं उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मान के चले मैं कोई सेट ले लिया
ए सेट ले लिया और उस ए सेट के अंदर कोई संख्या है 1, 3, 5, 7, 9 और उसी प्रकार से मान के चलिए बी कोई दूसरा सेट है, ठीक है। तो बी कोई दूसरा सेट है, इसके अंदर भी कोई संख्या है, मान के चलिए 5, 7, 1, 3, 9। अब देखिए ये दोनों सेट जो है एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ये इक्वल क्यों होगा, उसका भी एक रीज़न ये है कि इसमें देखिए ए में आपका, ठीक है, 1 है तो बी में भी आपका 1 है, 3 है इसमें भी 3 है, इसमें 5 है इसमें 5 है, इसमें 7 है इसमें भी 7 है, इसमें 9 है और इसमें भी 9 है। भले ही एक क्रम में नहीं है लेकिन इस सेट के अंदर, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर वो सभी एलिमेंट है, ठीक है, जो बी में मौजूद है। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से यह है समान समुच्चय, जिसमें समान समुच्चय में क्या होता है, दोनों सेट में या फिर दोनों समुच्चय में जो अवयव होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, वो क्या होता है, एक समान होता है। इसके बाद मैं आपको इसका 6वां नंबर सेट जो है वो है तुल्य समुच्चय, उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं इसका 6वां नंबर जो सेट ले रहा हूँ वो है आपका तुल्य समुच्चय। अब ये तुल्य समुच्चय इस नाम से स्पष्ट है कि तुल्य मतलब एक दूसरे के तुलना में इक्वल होगा, ठीक है। तो लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक समान ना हो। तो यहाँ पे मैं इसका एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। तो देखिए इसका एग्ज़ाम्पल मैं लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कोई सेट है मान के चलिए, और उसके अंदर जो अवयव है, ठीक है, कोई समुच्चय है, उसके अंदर अवयव है ए, बी, सी, डी, ई। तो चलिए इतना, ये 5 जो अवयव है इसके अंदर है। हमेशा याद रखिएगा सेट में हमेशा ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस लगाना, ठीक है, अनिवार्य है। अब बिना ब्रैकेट को सेट नहीं माना जाएगा। और दूसरा मैं एक सेट ले लूँगा इसमें। तो मान के चलिए इसके अंदर संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पे ए सेट जो है उसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। और बी सेट में भी 5 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें दोनों में जो संख्या है वो क्या है आपका, देखिए यहाँ पे ए सेट में भी 5 एलिमेंट है और बी सेट में भी 5 संख्या है। तो इस प्रकार से जो ए और बी है वो एक दूसरे के तुल्य समुच्चय होगा। भले ही इसमें जो अक्षर और संख्या है वो एक दूसरे की इक्वल ना हो, लेकिन इसमें संख्या, ठीक है, दोनों की जो संख्या है वो क्या है, एक समान है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के तुल्य समुच्चय होंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये जितना भी सेट था मैं आपको सब बता चुका हूँ। और इसमें हम लोग अब ये प्रश्न वाली 1A.2 का 1-2 क्वेश्चन देख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है, चलिए मैं पहला क्वेश्चन को ले लेता हूँ। तो इसमें लिखा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब इसको हमको बताना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बुक में नोट किया हुआ है कि ये परिमित समुच्चय है कि अपरिमित। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय में से हमको आंसर बताना है। तो मैं इसका उत्तर लिखूँगा, ठीक है, इसका उत्तर लिखूँगा वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो ये परिमित है कि अपरिमित है हमको ये बताना है। तो ये क्या होगा आपका, परिमित समुच्चय होगा। तो परिमित समुच्चय मैं लिख दूँगा यहाँ पे, या फिर फाइनाइट सेट होगा, लिख सकते हैं। तो ये परिमित समुच्चय होगा। तो परिमित समुच्चय क्यों होगा, क्योंकि देखिए वर्ष के महीनों का जो समुच्चय है, महीना कितना होता है, 12 महीना होता है, कभी 13 महीना या 14 महीना नहीं हो सकता। इसलिए वर्ष के महीनों का जो समुच्चय है वो फिक्स है, इसलिए उसको फाइनाइट समुच्चय या फिर परिमित समुच्चय कहा जाता है। इसके बाद देखिए मैं इसका और दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिसमें लिखा है पृथ्वी पर रहने वाले, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं का समुच्चय। अब आप सोचिए पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं का जो समुच्चय है, ठीक है, ये जो समुच्चय है ये क्या आपका फाइनाइट है कि अफाइनाइट, इनफाइनाइट है, परिमित है कि अपरिमित है। तो इसको हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी पर रहने वाला पशुओं का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा आपका, परिमित होगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी प्रजाति के जीव जंतु या पशु पक्षी रहते होंगे वो फिक्स है, फाइनाइट है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर रहेगा परिमित समुच्चय।
मतलब वह चीज़ जो हम लोग फिक्स गिन सकते हैं, जिसका संख्या कम ज़्यादा नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। और जो फिक्स नहीं है, जो बदलता रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। तो इसमें मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा जिसमें अपरिमित समुच्चय होगा जो, ठीक है, जो परिमित नहीं होगा, ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसी का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है आपका x जो है, देखिए बिलोंग करता है n में, तो ये n क्या है आपका नेचुरल नंबर, और इसमें x जो है वो विषम संख्या है, ठीक है, x जो है वो नेचुरल नंबर है और विषम संख्या है। तो नेचुरल नंबर आप जानते हो जो 1 से शुरू होता है, और उसके बाद विषम संख्या भी आप लोग जानते हो 1, 3, 5, तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए ये बताया जा रहा है कि इसमें ये क्या है आपका परिमित है कि अपरिमित है, तो हम लोग इसमें इसका हमारा आंसर रहेगा अपरिमित। अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित क्यों है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि संख्या जो है 1 से, प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होकर अनंत तक होता है। अब अनंत तक मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो इस प्रकार से ये जो विषम संख्या वो भी अनंत तक होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसा करके हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। इसलिए इसका जो संख्या है वो फिक्स नहीं है, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें लिखा है कि ये रिक्त है कि रिक्त समुच्चय है कि नहीं, तो हमको बताना है। अब देखिए x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि 1 से शुरू होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ऐसे अनंत तक चलता रहता है। अब देखिए ये x के जगह पे ऐसा कोई संख्या हम लोग लिखेंगे जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इस x के जगह पे मैं 4 लिखूंगा, तो यहाँ पे भी मेरे को 4 लिखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इस x के मान के चलिए यहाँ पे मैं x के जगह पे 4 लिख दूंगा, तो ये कंडीशन तो ठीक है, सही है। लेकिन अगर मैं इस x के जगह पे, क्योंकि दोनों x के जगह पे एक ही संख्या लिखना है, जो भी संख्या लिखना है, अगर मैं यहाँ पे भी 4 लिखूंगा तो देखिए ये कंडीशन गलत है। 4 जो है 6 से बड़ी संख्या नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें देखिए मैं रफ में ऐसा करके आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आंसर देना है कि रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय मतलब इस x के जगह पे ऐसा कोई भी संख्या हम लोग नहीं बिठा सकते जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सके, इसलिए ये रिक्त समुच्चय होगा। इसमें और भी एग्जाम्पल दिया गया है और भी प्रश्न है। मैं इसका प्रश्न नंबर 2 का और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है x² = 4, x क्या है, विषम संख्या है। तो आप खुद ही इसमें, ठीक है, विषम संख्या है ऐसा करके लिखा हुआ है। अब मैं इसको हल करूँगा तो देखूँगा, देखिए x के जगह पे मैं अगर विषम संख्या है x, तो x के जगह कोई भी विषम संख्या रखूँगा। जैसे कि मान के चलिए मैं रख लिया 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। मैं अगर यहाँ पे x के जगह पे अगर 2 रखूँगा, 3 रखूँगा विषम संख्या, तो आ जाएगा 9। तो कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। x के जगह पे मैं अगर विषम संख्या रखूँगा तो कभी भी 4 नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय। मतलब ये है कि x की जगह कोई भी संख्या रखने के लिए कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय होगा। देखिए इसमें कथन के रूप में लिखा रहता है कि x विषम संख्या है, तो मतलब x के जगह पे हमको विषम संख्या फिलअप करके देखना है कि ये जो है कंडीशन, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ तक हमारा जो गणित है वो कंप्लीट होता है। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको देख के बताना है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो उसको आप लोग अपने हिसाब से देखिए कि दोनों सेट में एक ही जैसा संख्या है कि नहीं है। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।